साल 2024 के आम चुनावों से पहले देश में एक और नया पॉलिटिकल मुद्दा इन दिनों सियासत में है। ये मुद्दा है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। क्या है ये मुद्दा और क्यों मोदी सरकार इस मुद्दे पर बड़े जोर शोर से काम कर रही है और क्यों विपक्ष इस मुद्दे को लेकर खुद केंद्र सरकार को घेरने में जुटा है। ये बातचीत करेंगे। हमारे साथ नवोदय टाइम्स के संपादक अंकुश श्रीवास्तव जी हैं। उनसे जानेंगे कि यूसीसी का मतलब क्या है और 2024 के आम चुनावों से पहले इस मुद्दे को लाने के पीछे केंद्र सरकार की आखिर मंशा क्या है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आसान शब्दों में समझना चाहे तो यूसीसी है क्या? देखो, आसान शब्दों में तो नहीं समझाया जा सकता। ये अगर आसान शब्दों में समझना होता और आसानी से समझा गया होता तो 25 साल से, 25 क्या 84 से बल्कि कहिए, जब शाहबानों का मामला आया था तब से ये मामला प्रकाश में है। तो आसान तो इतना है नहीं लागू करना। अब क्योंकि कई बार बीच में कोशिशें हो चुकी हैं, 2019 में इसको पेश किया गया था, फिर मेरे ख्याल से 2020 में इसको संसद में लाया गया और तब किरोड़ी मीणा साहब ने, जो राजस्थान के वो हैं, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी, लेकिन तब वो पेश नहीं हो पाया और विरोधी दलों की वजह से वो नहीं आ पाया। भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा बात करूँगा। है क्या यूसीसी? मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। तो असल में यूसीसी है क्या, ये एक सामने तौर पे जो नज़र आती है आपको कि महिलाओं को उनका हक दिलाने की मुहिम है। बहुत साधारण शब्दों में कहा जाए तो वो सिर्फ इतना ही है कि उनको, महिलाओं को जो हक नहीं मिलते हैं और सामान्य तौर पे जहाँ नहीं मिलते वहाँ की बात है, विवाह को लेकर के है, तलाक को लेकर के है, गोद लेने को लेकर के है, विरासत को लेकर के है, उत्तराधिकार को लेके, ये 4-5 चीज़ें हैं जिसको लेकर के फोकस उन्हें किया जाना था। अब इस पर सीधा कहें तो महिलाओं को कैसे हक मिलेंगे, ये एक कोशिश होगी और फोकस भी पूरा महिलाओं पर ही रखा जाना है। या किसी खास नहीं, सब पे ये होगा तो सब पे, कहा तो सब पे जाएगा ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है इस देश में संविधान की जहाँ एक रूपता की बात हो, समान हक की बात हो, और इसमें भी समानता की बात हो रही है। इसमें भी ये बात नहीं हो रही कि किसी एक धर्म के लिए, क्योंकि समानता होगी तो अपेक्षाकृत रूप से, अब क्योंकि हिंदुओं के लिए अलग नियम कानून शादी ब्याह जो है हिंदू मैरिज पर एक्ट होता है, मुस्लिम्स का अभी भी शरीयत के हिसाब से चला आ रहा है। उस शरीयत के हिसाब से चले आने में जो सबसे विवादास्पद है वो बहुविवाह है, क्योंकि मुस्लिम्स में बहुविवाह की नीति है और उसमें उनको एक अधिकार दिया जाता है। उसके कारण पुराने ज़्यादा थे तब जो, लेकिन हुआ क्या कि जिसका भारतीय जनता पार्टी अक्सर उल्लेख करती है, किताब ये पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश में नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं है, तो फिर सब जगह क्यों यहाँ पर विरोध करने वाले, उनका एक एजेंडा विरोध करना है, तो इसलिए भी विरोध किया जाना है। और दूसरा ये भी है कि इस काम को, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, नुकसान हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कभी भी जो मुसलमानों की बहुत सारी समस्याओं को लेकर के बातचीत करते हैं और सब, देश में दुर्भाग्य रहा कि 70 सालों में कोई पर्सनली उन्होंने एफर्ट नहीं किया। जब भी ये बात सामने आती है, एक आध बार सरकार की तरफ से भी कहा गया कि आप खुद अपना बना लाइए, हम कर लेंगे, हम उस पर बात कर लेंगे, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कभी भी उसको संशोधित करने पर राजी नहीं हुआ। तलाक का कानून आपने देख ही लिया, 3 तलाक को लेकर के जिस तरीके से बहुत सारी बातें हुई और फिर कानून बन गया तो वो उस पर भी विवाद था। क्यों? क्योंकि लगता था लोगों को कि अगर ये भी हो जाएगा तो ये सरकार हमारे कानून में, वो सिर्फ सीधे शरीयत से जोड़ देते हैं, अपने कानून से जोड़ देते हैं, उसके लाभ पर जाने की बात नहीं हुई। और लाभ पर जाने के लिए जो मुझे लगता है जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी,
वो ना ही उनके संगठनों ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की, ना ही और लोगों ने उस तरीके से बढ़ाया। और देश की राजनीतिक प्रक्रिया का दुर्भाग्य ये है कि हम हर चीज को, हर एक बहस को हम एक धर्म के हिसाब से, सेक्ट के हिसाब से देखने लगते हैं। सामान्यतया कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जो है वो उसको 3 तलाक को, और आजकल कहाँ कितने होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, ना के बराबर है, ना के बराबर होते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक परसेप्शन बन गया है कि बड़ा, और लेकिन जिसके साथ होता है उसके साथ तो बुरा हो ही जाता है ना, भले वो एक केस हो। एक केस हो। अब जैसे हिंदुओं में संपत्ति को लेकर के है, नए कानून के हिसाब से हिंदुओं को जो है अब वो बराबरी का हक है महिलाओं को, और वो, लेकिन क्या असलियत में बराबरी है? 10% लोगों को भी अभी भी, 10% महिलाओं को अभी भी जो है पूरे हक नहीं मिलते हैं। होता क्या है कि वो जो हमारी प्रतीकात्मक जो सोच है वो उसके कानूनन रूप निकाल लेती है, और कभी एफिडेविट के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से, कभी और वो, तो महिलाओं को जो होना चाहिए अभी भी हम पता लगाने की कोशिश करें तो क्या मेरे पिताजी की संपत्ति में जितना हिस्सा मुझे मिला मेरी बहन को मिला? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्यों एक तर्क ये दे जा रहे तुम्हारी तो शादी कर दी गई, शादी कर दी, कोई एहसान किया? तुम्हारी भी तो हुई, तो दूसरे की, आजकल तो शादियाँ दोनों के बराबर के लेवल की होती हैं। दूसरा तर्क ये दे दिया जाता है कि साहब बंटवारा होगा तो और तो जमीनी बट जाएगी, पति की संपत्ति भी है, हाँ पति की संपत्ति, 50 चीजें बात होगी, तो उधर भी तो पति की संपत्ति मिलेगी। तो अगर बराबर हो रहा है, सब जगह होगा तो सबको बराबर का हक मिल जाएगा, लेकिन वो महिला को नहीं मिल पाता है। यहाँ ये बहुत बड़ी एक समस्या है जो जिसको लिए सोच नहीं डेवलप करी जा सकी, ये एक है मामला। और उसी तरीके से गोद लेने को लेकर के होता है। गोद लेने वाले में एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ईसाइयों में जो, अगर आप गोद लेते हैं तो अप्राकृतिक रूप से अगर आपने लिया है अननेचुरल से, तो उसको मान्यता नहीं ईसाई धर्म में वाले में लेकर के। तो ये, क्योंकि ईसाई बहुत कम है, मुस्लिम्स थोड़ा सा ज़्यादा हैं, और माइनॉरिटी के बाद मेजॉरिटी को लगता है कि इससे एक बड़ा सा काम हो जाएगा, और दूसरा जो बड़ा काम हो जाएगा, और एक धर्म मतलब एक देश दो विधान वाली जो बात की जा रही है, जो प्रोपोगेट की जा रही है, एक देश एक कानून हो जाएगा। हाँ, तो मतलब दो विधान नहीं हो सकते। तो वो जो बात हो रही है उसके संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या ऐसा होना चाहिए? होना तो चाहिए, मान लेते हम, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए? क्या तरीका सिर्फ एक कानून ला करके करना होना चाहिए? क्या तरीका दबाव से होना चाहिए? क्या तरीका सहमति से होना चाहिए? क्या ये सहमति का आधार जिसको आपत्ति उस पर करना चाहिए? ये हमारे देश का दुर्भाग्य, हमारे राजनीतिक क्रम का एक दुर्भाग्य है कि वो कभी इसमें सीरियसली लगना ही नहीं चाहता है। और आप सत्तारूढ़ दल अगर अच्छा कर रहा है तो उसमें विरोध करना ही करना है। तो अगर वो विरोध कर रहा है तो उसको फिर उसके तरीकों को समझा जाए। तो अब क्योंकि विविधता देश में बहुत है, ये भी मानना चाहिए हमें। आपने सर बातचीत की शुरुआत में कहा कि महिलाओं को समानता का अधिकार इससे मिलेगा, बहुविवाह, महिलाओं के प्रति अत्याचार, संपत्ति में जो उनका हिस्सा नहीं मिलता था उससे महिलाओं को फ़ायदा होगा। भारत की अगर बात करते हैं तो मेजॉरिटी जो है वो हिंदुओं की है, जबकि हिंदुओं की तरफ से इसका ज़्यादा विरोध कहीं देखने को नहीं आ रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके खिलाफ खड़ा हुआ है। तो आपको लगता है कि सरकार को पहले जो बोर्ड्स हैं इनसे बातचीत करनी चाहिए थी, हिंदू मैरिज एक्ट से जुड़े हुए लोगों से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, या फिर जो क्रिश्चियन और जो सिखों से जुड़े हुए जो धार्मिक संगठन है इनसे बातचीत करनी चाहिए थी, या लोगों से सीधा सरकार जिस तरह से? ये समझ लो आप, अभी ये ट्रायल एंड एरर पे चल रहा है मामला, अभी कुछ होने नहीं जा रहा है। मैं बहुत साफ कह दूं अभी आपको, उत्तराखंड में तो लगभग, उत्तराखंड में एक ड्राफ्ट अभी तैयार हो रहा है ना।
अगर आज हम मान भी लें कि जो श्रीमान पुष्कर सिंह धामी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा है किताब ड्राफ्ट बनवा रहे हैं, जो जस्टिस पूर्व जस्टिस हैं उनकी अध्यक्षता में हो रहा है, और उनका कहना है कि 90% काम हो चुका है। उत्तराखंड एक लिटमस टेस्ट नहीं हो सकता। उत्तराखंड इसलिए भी है कि वहाँ मुस्लिम्स की आबादी उतनी ज़्यादा नहीं है जो देश के अन्य भागों में, जैसे उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, बंगाल में है। वहाँ बहुत कम वैसे ही हैं, आंकड़ों के हिसाब से 10% के आसपास मान भी लिया जाए तो वो। और अगर असलियत ये देखी जाए तो जिस क्रम में बात की जा रही है, तो क्या उत्तराखंड में अगर आप देखना चाहेंगे कि क्या तलाक के मामले कितने हैं तो पता लग जाएगा आपको। तो कितनी बड़ी समस्या है। जो मेन तो तलाक का एक आता है, फिर विरासत का है, फिर उत्तराधिकार का है, गोद लेने का है। तो ये सब मामले, तो एक मामला अगर आप हल कर लेंगे तो आगे अपने आप कम हो जाते हैं वो, उसको देख करके। विरासत और उत्तराधिकार वाला मामला भी है कि आप अगर कानून बना भी दोगे, जैसे हिंदुओं में तो है ना कानून, मैं तो कह रहा हूँ ना हिंदुओं में कानून है, लेकिन क्यों नहीं पूरी तरीके से आज भी लागू होता है? इस पे कभी बात हुई है? शायद नहीं हुई है। ये होना चाहिए ना कि अगर ये व्यवस्था की गई है तो कैसे नहीं। असल में पॉलिटिकल परसेप्शन का खेल है, और उस परसेप्शन में क्योंकि 3 तलाक, मुस्लिम्स के महिलाओं को लेकर के हक ना मिलने की बात है जो काफ़ी हद तक सही है, और दूसरा उससे एक हलाला प्रक्रिया जिसमें बहुत सारी बातें की जाती है, वो बहुत खतरनाक ज़्यादातर लोग मानते हैं। सामान्य मुस्लिम वर्ग भी जो है वो नहीं इसको बहुत अच्छा समझता है। जी सर, 2016 के अंदर जब लॉ कमीशन था उसने इस पर सर्वे करवाया था, उसने कहा था कि 10 सालों तक, लगभग अगले 10 साल, एक पूरे दशक, इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल देश में इसकी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई है कि हम यूसीसी लागू करें। अचानक सरकार ने फिर इसको बाहर निकाला। क्या 2024 से पहले से एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक अचानक सरकार ने निकाला है? ये भी वो एक विधि आयोग के आदेश से, फिर हाई कोर्ट ने ऐसा मामला आया, फिर सुप्रीम कोर्ट भी उसकी बात करने लगा। तो अचानक वो तो एक व्यवस्थाएं जब होती हैं तो कहीं ना कहीं से आवाज़ उठनी शुरू हो जाती है। ये बात भी सही है कि ये देखो, इस देश की अजीबोगरीब बात यह है कि यहाँ जब भी कोई बात ली जाएगी तो वो चुनाव से जुड़ी जाएगी। देश में 12 महीने चुनाव होते रहते हैं। इस साल ही 11 चुनाव हैं, या कुछ हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं। तो चुनाव तो हर साल होंगे, हमेशा होंगे, लेकिन क्योंकि लोकसभा का चुनाव है तो इसलिए बहुत माना ही जाएगा कि क्या है। दूसरा ये है क्योंकि बीजेपी ने 2-3 वायदे जो किए थे, आपने राम मंदिर तो लगभग बन ही गया, कहा था, वायदा किया था राम मंदिर बनाएंगे। आपने जम्मू कश्मीर में 377 वाली बात की तो वो हो गई, अब वो भी हो गया। अब बचा क्या है? 3 तलाक भी हो चुका है। अब विश्वनाथ मंदिर और ये वगैरह वगैरह तो हो ही चुका है। अब ये बच रहा, ये इससे क्या होता है, ये एक अजीब सी बात है कि हमारे देश में एक बड़ा अजीबोगरीब मामला है। हमें सुख कितना किसी चीज़ से मिलता है, उससे ज़्यादा ही होता है कि उसका ऑब्जेक्शन कितना है, उससे हमें सुख आपको मिलता है। आपको तो उसको ऑब्जेक्शन को आप दरकिनार करना चाहते हैं, वो आप उस पर ज़्यादा सुख मिलता है। तो बहुसंख्यकों का या उसका एक मत हो सकता है, लेकिन जो मेरा मानना है और बहुत साफ मानना है कि इस पर एक व्यापक विचार विमर्श होना चाहिए। अगर गलत है, गलत तो जो 4-5 चीज़ें हैं उस पर, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सबके साथ में एक वो होना चाहिए, एक बराबरी की चीज़ें आनी चाहिए। क्योंकि विधि आयोग ये भी यही कहता रहा है कि जो सांस्कृतिक विविधता जिसकी हमको बहुत बड़ी, जो इसके विरोध में बात लोग करते हैं कि सांस्कृतिक विविधता है, डाइवर्सिटी है, लेकिन ये बात भी सही है कि डाइवर्सिटी में कहीं एकरूपता ना खो जाए, ये बात भी सही है। तो वो एकरूपता होना चाहिए, मेरा मानना, पर्सनली मानना मेरा है, होना चाहिए, लेकिन उसमें व्यापक विचार विमर्श होना चाहिए। और वो विचार विमर्श सरकार के स्तर से ज़्यादा समाज के स्तर से होकर के ऊपर आए। क्यों नहीं आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज तक इस पे अपनी सुधार की पहल की? क्यों नहीं आज
अब ये देखा जाता है कि हिंदुओं में भी लड़कियों को कितना हिस्सेदारी दी जाती है। क्यों नहीं ईसाइयों में जो उसका अधिकार वाले मामले को लेकर के दोष है, तो उस पर क्यों नहीं बात की जाती है। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम सबको एक सरकार को, और तय बात है कि इसे सरकारें इसे इसलिए करती हैं कि उनके राजनीतिक लाभ भी हो सकते हैं, होते ही हैं, और असली लाभ तो तब है जब वो दूसरे वर्ग की, अब जैसे इसमें महिलाओं का पूरा फोकस है, तो मुस्लिम महिलाएं क्या सचमुच ये चाह करके आगे आएंगी? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सपोर्ट में सामने आएंगी? ये भी एक है ना। क्या वो अपने समाज को और परिष्कृत करना चाहती हैं? क्या वो इससे जूझना लड़ना चाहती हैं? तो ये जब तक प्रक्रिया नहीं होगी, मुझे लगता है कि तब तक थोड़ी मुश्किलें होंगी, और आगे देखा जाएगा कि अभी क्या क्या चलेगा। अभी सिर्फ उत्तराखंड में नहीं है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, तो पूरे ये हेलो माइक टेस्टिंग हो रहा है। उसके बाद देखा जाएगा कि आगे क्या निकलना है। एकरूपता होनी चाहिए, मेरा सिर्फ मानना है एकरूपता हो, लेकिन वो एकरूपता व्यापक दृष्टिकोण के साथ सामने आए तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, व्यापक बहस के साथ आए अच्छी चीज़ है, और समाज को खुद आना चाहिए। सरकार सिर्फ एक बार वो कर दे, इसको रोल आउट कर ले, लेकिन उसको जो जितने परिवर्तन हैं वो समाज की तरफ से आए, ताकि आपस में जो विरोध नहीं होने पाए बहुत ज़्यादा, खासतौर से जो हिंदू मुसलमान का देखा जाता है विरोध, वो नहीं होने पाए। मैं इसमें एक चीज़ तो कह दूँ, मैं इसका कोई बहुत विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर बार मेरी व्यक्तिगत यही मानना है कि ऐसे सभी कानूनों में बहुत डिटेल, कोई हबड़ तबड़ में काम नहीं होना चाहिए। और ये मैं उम्मीद भी करता हूँ, मुझे लगता भी साफ है, ऐसा कुछ नहीं है, बात होगी, सब कुछ होगा, लेकिन ये संसद तक पहुँचने और संसद के अंतिम लक्ष्य तक अभी नहीं फिलहाल जाने वाला। ये मेरा मन कहता है या मेरी अक्ल कहती है ये नहीं होगा। आपका एक्सपीरियंस भी कहता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। यूसीसी से देश को क्या कुछ मिलेगा, क्या कुछ फ़ायदा होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल यूसीसी को लेकर देश में राजनीतिक संग्राम छिड़ा हुआ है, और देखना यही है कि ये मुद्दा कैसे अपने असली रूट तक पहुंचता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।